दोस्तों क्या हाल है आप लोगों के लिए। तो उत्तराखंड एआरओ हाई कोर्ट के एग्ज़ाम के लिए जो लीगल हिस्ट्री वाला सेक्शन था, तो लीगल ग्लॉसरी मैंने आपको थोड़ा बहुत दिखाई थी। लीगल हिस्ट्री वाला जो सेक्शन था उसका जो पहला क्वेश्चन हो आपको लिखा जाता बिना किसी एक्स्ट्रा बात के। बस इतना ध्यान रखना कि अगर आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन ठीक लगते हैं, क्योंकि ये अभी आधे सेक्शन है और अभी आपका 19 को एग्ज़ाम है, तो तब तक जितने मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकते हैं वो रखूँगा। उसके बाद साइंस के क्वेश्चन में डालूँगा और पॉलिटी के जो बेसिक क्वेश्चन है वो भी रहेंगे इसमें, ठीक है ना। तो जितना हो पाएगा उतना मैं आपको भेजूँगा। बस आपके अगर कॉमेंट सही से आए तो मैं आगे क्या है प्रयास करूँगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, भारत में आंग्ल बस्ती जो फर्स्ट ब्रिटिश सेटलमेंट इन इंडिया के रूप में किस स्थान को चुना गया था, ठीक है। तो जो चुना गया था वो बेसिकली सूरत को चुना गया था, ठीक है ना। इसकी बहुत सारी कहानी है, जो लॉ बैकग्राउंड के हैं या जो जिनका पॉलिटी अच्छा है उस बात को जानते हैं कि सूरत को ही फोकस किया गया था, ठीक है। इसके लिए बहुत सारी कहानियाँ हैं, कहानियों के लिए आपको क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ेंगी। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। सर टॉमस रो के बारे में। सर टॉमस रो ने 1615 में मुगल बादशाह से कहाँ भेंट की थी, ठीक है। सर टॉमस रो ने मुगल बादशाह से कहाँ पर भेंट की थी, इसका आंसर है आगरा। आपको जितने क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं उनके आंसर आप दे सकते हैं। इसका ऊपर आंसर सूरत है, इसका आगरा आंसर है, ठीक है। आगरा में भेंट हुई थी। ये क्वेश्चन पेपर में ग्रुप सी के क्वेश्चन में भी या शायद यूके से किसी क्वेश्चन पेपर में आया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कौन भारत में पहली बार मुगलों से, ठीक है ना, आंग्ल बस्तियों के लिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक। अब देखो जो ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, नॉर्मली इसके बारे में आप लॉर्ड रिपन के टाइम पे चीज़ें समझ सकते हो या लॉर्ड मेयो के टाइम पे समझ सकते हो, लेकिन यहाँ पर जो लीगल हिस्ट्री में है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में बात हो रही है। इसका मतलब क्या है कि आपको लीगल हिस्ट्री में जो क्वेश्चन आएंगे वो आपको थोड़ा सा डिटेल में अंदर से पढ़ने पड़ेंगे। ये अभी 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उससे पहले का है, ठीक है ना। मतलब भारत में लीगल हिस्ट्री की जो शुरुआत होती है, ठीक है ना, कोड ऑफ कंडक्ट भारत में कैसे बने थे उसके बारे में एक क्वेश्चन है। तो मेरा प्रयास है कि अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन आए तो आप यहाँ क्वेश्चन गलत ना हो। और एक चीज़ और बता देता हूँ आपको इसमें कि इसमें जो आपके क्वेश्चन की संख्या रहेगी वो लगभग कितना कह सकते हैं, इसमें जो आपकी क्वेश्चन की संख्या रहेगी वो 35 के आसपास रहेगी। दोनों मिला के लीगल ग्लॉसरी और लीगल हिस्ट्री इन दोनों को मिला के आपकी जो क्वेश्चन रहेगी 35 या 30 इसके आसपास रहेगी, मे भी ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। 200 नंबर का पेपर आपका 3 घंटे का पेपर है, तो उसके हिसाब से क्या है 200 नंबर के पेपर में जो लास्ट टाइम कट ऑफ थी जर्नल की वो 109 थी। तो आप उस हिसाब से देख लो कि 200 में से 109, इसका मतलब आपको लगभग 120 अटैम्प्ट के बारे में सोचना चाहिए। ये 109 इसीलिए जाता है क्योंकि बेसिकली इसमें जो ये 35 क्वेश्चन होते हैं ना, ये पूरा ग्रामर हिला देते हैं एग्ज़ाम के सिलेक्शन का। इसलिए आपको क्या है तैयारी तो अच्छी करनी पड़ेगी इसमें। तो खैर हम इस क्वेश्चन में थे, थर्ड क्वेश्चन में थे हम कि कौन भारत में पहली बार आंग्ल भारत बस्तियों के लिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट प्राप्त करने में सफल हुआ था। तो इसमें जो आंसर आएगा वो हमारा आएगा इसमें टॉमस रो के बारे में 1615 में, ठीक है ना। वॉरेन हिस्ट्री नहीं आएगा, लॉर्ड हिस्ट्री नहीं आएगा। ये 1815 का है, ये 1773 वाला है। तो टॉमस रो का नाम आएगा 1615 में। अगला क्वेश्चन है स्लेवरी एक्ट दास प्रथा को किस वर्ष अवैध घोषित किया गया था। तो आंसर आएगा 1843। 1843 में क्या इसको अवैध घोषित किया गया था 1843 में। और ये जो 1843 है वो 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा किया गया, 1843 में किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी में सबसे निचली श्रेणी के कर्मचारियों को क्या कहा जाता था, राइटर्स, फैक्टर, सीनियर फैक्टर या मर्चेंट। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, इसमें जो मैंने आपको चारों नाम लिखे हैं इसका जो आंसर है राइटर है। ये देखो इसका आंसर मैंने इसलिए आपको राइटर लिखा है, इसमें इसे लिखा है क्योंकि ये एक क्रोनोलॉजी भी है, ठीक है ना। मतलब अगर ऐसा आएगा ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों का क्रम लिखिए, तो ये एक होता है राइटर, सबसे नीचे का क्या होता है, सबसे निचले श्रेणी का कर्मचारी है राइटर। उसके बाद आता है फैक्टर्स, उसके बाद आता है सीनियर फैक्टर, फिर आता है मर्चेंट। तो मर्चेंट जो होता है सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है, एक प्रकार से एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है। कौन, मर्चेंट। मे बी इन चारों में से कुछ और क्वेश्चन आए तो वो भी आपको समझ में आना चाहिए। कुछ ने सीक्वेंस ही पूछा तो भी आया, राइटर, फैक्टर, सीनियर फैक्टर और मर्चेंट। आगे बढ़ते हैं। 1600 ईस्वी के आरंभ में अंग्रेजों के आपसी मामलों को निपटाने के लिए किस प्रकार की न्याय व्यवस्था की गई थी। ये हमारा क्या है अगला क्वेश्चन है 1600 वाला। तो बेसिकली इसमें जो न्याय व्यवस्था थी वो प्रेसिडेंस इन
काउंसिल द्वारा की जाती, प्रेसिडेंट इन काउंसिल द्वारा की जाती थी, ठीक है ना। जो इंग्लैंड कोर्ट है, नॉन ऑफ दीज में जो ऑप्शन दिए इसलिए दिए क्योंकि इसमें फिर दूसरा ऑप्शन नहीं मिल रहा था। आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि सीधे मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता दिया। 1600 ईस्वी के आरंभ में अंग्रेजों के आपसी मामलों को निपटाने के लिए किस प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई थी? प्रेसिडेंट इन काउंसिल द्वारा न्याय की व्यवस्था की जाती थी 1600 के प्रारंभ में, क्योंकि अभी कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहां पर आपको दोबारा से ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगला है लेक्स लॉसी का अर्थ क्या है? लेक्स लॉसी या लेक्स लॉसी जो अर्थ है बेसिकली आपका लीगल ग्लॉसरी का भी है, लेकिन ये बेसिकली जब हम ये हिस्ट्री पढ़ते हैं तो यहाँ पर एक क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं, एक सेकेंड है। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो ये था लेक्स लॉसी का मतलब क्या होता है। तो बेसिकली जो इसका जो आंसर आता है उसका मतलब होता है स्थानीय विधि। तो आपको ये आंसर याद रखना है, ये आपके दोनों तरह से लीगल हिस्ट्री में क्वेश्चन आएगा और वहाँ पर आपके क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। अगला है किस वर्ष में राजकीय अनुदानों द्वारा, ठीक है, किस वर्ष से राजकीय अनुदानों द्वारा समुद्री मार्ग तथा भारत स्थित अपनी अंग्रेजी बस्तियों में शांति व्यवस्था बनाए रखने के अधिकार दिए गए? किस वर्ष से राजकीय अनुदानों, यानी जो भारत के राजा थे वो अपने ग्रांट करके या किसी प्रकार का पैसा देके क्या करते थे, कंपनी को समुद्री मार्ग और भारत स्थित अपनी अंग्रेजी बस्तियों में शांति व्यवस्था बनाए रखने के अधिकार दिए गए थे। तो आंसर आता है 1623 से, ठीक है, 1623 से अधिकार दिए गए थे। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि किस राजलेख द्वारा, ठीक है, जो अगला क्वेश्चन वो है किस राजलेख या किस चार्टर द्वारा कंपनी अपने व्यापारिक अड्डों के लिए राज्यपाल तथा उसकी परिषद के सदस्यों की नियुक्ति कर सकती थी? तो आंसर आएगा 1661 के एक्ट के द्वारा। अब देखो, अगर जिसने उन्हें पॉलिटी पढ़ी है, आपने हमेशा जो पॉलिटी पढ़ी है वो 1773 से पढ़ी है, ठीक है ना, उससे पहले आपने नहीं पढ़ा है। मतलब उसमें जो चीज़ें पढ़ी आपने हल्के फुल्के एक्ट पढ़े होंगे, लेख पढ़े होंगे, लेकिन बेसिकली जो लीगल हिस्ट्री है उसका बेसिक यहीं से आता है। इसलिए क्या है, जो चार्टर थे या राजलेख थे वो पहले भी जारी होते थे, आप ये नहीं कह सकते। देखो इसमें एक क्वेश्चन आता है, मैं आपको बेसिकली जनरली बता देता हूँ कि भारत ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो सबसे पहला जारी किया गया चार्टर था वो कौन सा था? तो बेसिकली जो चार्टर है, ये चार्टर क्या है, ब्रिटेन की महारानी और उसके जो अपने बहुत सारे मर्चेंट थे उनके द्वारा जारी किए जा रहे थे। तो क्वेश्चन इसमें यही है कि जो डिफरेंस है वो यही है कि जो चार्टर थे वो भारत में जो पहले चार्टर की शुरुआत 1793 से होती है, ठीक है ना। जो लक्ष्मीकांत उसमें 1813 दिखा रखा है, लेकिन उसने ऐसा कहीं मेंशन नहीं किया। लेकिन बेसिकली आप देखोगे तो जो पहला चार्टर है वो 1793 से है, फिर 1813, फिर 1833, फिर 1853। तो बेसिकली जो बच्चे क्वेश्चन समझते हैं यहाँ से आते हैं। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, यहाँ से भी क्वेश्चन आएंगे आपके, लेकिन उससे पहले का आपको चीज़ें देखनी पड़ेंगी। आप ऑप्शन में देख ही रहोगे, कहीं पर भी इस तरह के ऑप्शन नहीं है। तो किस राजलेख के चार्टर द्वारा, दूसरा जो क्वेश्चन बनाए गए इसलिए बनाए गए कि आप क्या कन्फ्यूजन, देखो 1773 है, 1784, इस तरह के उसमें ऑप्शन दे रहे थे, लेकिन इसका आंसर क्या है, 1661 इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है किस चार्टर द्वारा ब्रिटिश सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्राधीन भारतीय भूप्रदेशों में एक निश्चित न्याय व्यवस्था लागू की जो इंग्लिश विधि पर आधारित थी, ठीक है ना। किस चार्टर द्वारा ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश सम्राट जो लंदन में बैठा हुआ है, ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्राधीन भारतीय भूप्रदेशों में एक निश्चित न्याय व्यवस्था लागू की। तो यानी भारत में जहाँ जहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी की अपने क्षेत्र थे वहाँ पर एक न्याय व्यवस्था लागू की जो इंग्लिश विधि पर आधारित थी। तो आंसर आएगा 1661 के अधिनियम द्वारा, 1661 के अधिनियम द्वारा उसने ये व्यवस्था की थी। अगला आगे बढ़ते इसमें, कंपनी ने किस वर्ष अपना मुख्य कार्यालय सूरत से हटाकर बम्बई ट्रांसफ़र कर दिया था? कंपनी ने किस वर्ष अपना मुख्यालय सूरत, देखो पहले उसने सूरत पर लड़ाई करी जब टॉमस रो का नाम आया 1615 में, अब वो क्या कर रहा है, अपना मुख्यालय हटाकर क्या कर रहा है, बम्बई ट्रांसफ़र कर दे रहा है। तो आंसर आएगा 1687। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट किया है मैंने, जिससे क्या है आपको क्या है आंसर आ जाए। लेकिन पेपर सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा एक आप गैस वर्क कर सकते हैं कि आपको कितना आता है। इसका आंसर आएगा 1687। अगला क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली किलेबंद व्यापारिक फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई? ये तो जीएस का क्वेश्चन भी है, ठीक है ना। तो आंसर आता है मद्रास। मद्रास में पहले इन्होंने किलेबंद फैक्ट्री अपनी स्थापित की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली किलेबंद व्यापारिक फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी? मद्रास में स्थापित हुई थी। आगे बढ़ते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइट टाउन के नाम से प्रसिद्ध अंग्रेज बस्ती कौन सी थी? तो वाइट टाउन कहाँ था? मद्रास में था। मैं आपको बता दूँ इसमें क्या है, जो मद्रास था वहाँ पर जो ये वाइट टाउन था और उसी के बगल में जो भारतीय थे उन लोगों ने अपना ब्लैक टाउन वहाँ जो रहना शुरू किया, ब्लैक टाउन बना। इन दोनों वाइट टाउन और ब्लैक टाउन को मिलाकर आधुनिक मद्रास, जिसे चेन्नई कहते हैं, बनाया गया था। ये बेसिकली उसमें आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा हमारा, वाइट टाउन किसे कहते हैं? आंसर आएगा मद्रास को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मद्रास फैक्ट्री को किस वर्ष स्वतंत्र प्रेसिडेंसी का दर्जा दिया गया? तो आपको पता है कि इंडियन लोकेशन में जो मद्रास वो सेक्शन यहाँ पड़ता है, इसके नीचे एक जगह पड़ती है इंडोनेशिया में बैंथम। तो पहले जो मद्रास प्रेसिडेंसी है उसको बैंथम से ही कंट्रोल किया जाता था, तो बाद में उसको क्या है, उससे अलग कर दिया गया। इसलिए क्वेश्चन पूछा गया है कि मद्रास फैक्ट्री को किस वर्ष स्वतंत्र प्रेसिडेंसी का दर्जा दिया गया? तो आंसर आता है 1653। इसमें 666 हो गया रे, 1653। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये दोनों के दोनों वाइट टाउन वाला, मद्रास फैक्ट्री वाला। इससे पहले जो मद्रास में 3 क्वेश्चन कराए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये रिपीटेड है। यूपी AR में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन और है इसमें, आधुनिक मद्रास ब्रिटिश कॉलोनी स्थायी होने के पश्चात कहाँ वहाँ दीवानी और फौजदारी मामले किस कोर्ट द्वारा निपटाए जाते हैं? तो जो ये कोर्ट के नाम होते हैं ना, ये पेपर में हमेशा आते हैं। तो गवर्निंग काउंसिल हमने थोड़ी देर ऊपर पढ़ा था, इसका आंसर नहीं होगा। नेटिव लॉ, स्थानीय लॉ, ये भी नहीं आएगा इसमें। और चौटरी कोर्ट का नाम आएगा इसमें, और ये एडमिनिस्ट्रेटरी कोर्ट के बारे में आएगा। तो इसका जो आंसर होगा सी होगा, चौटरी कोर्ट। आधुनिक मद्रास में ब्रिटिश कॉलोनी स्थायी होने के पश्चात, यानी ऊपर हमने पढ़ा था इसमें कि ब्रिटिश कॉलोनी क्या हो गई थी, स्थायी हो गई थी। तो स्थायी होने के पश्चात दीवानी तथा फौजदारी न्यायालयों में, एक सेकेंड है, ठीक है, दीवानी और फौजदारी न्यायालयों के बारे में जो हम पढ़ रहे थे, तो उसके अनुसार इसमें ये आएगा कि जो ये पूछ रहा है, आधुनिक मद्रास ब्रिटिश कॉलोनी स्थायी होने के पश्चात वहाँ दीवानी तथा फौजदारी मामले किस कोर्ट द्वारा निपटाए जाते थे? तो आंसर आएगा चौटरी कोर्ट द्वारा निपटाया जाएगा। जो ये एडमिनिस्ट्रेटरी कोर्ट होता है, इसका मतलब होता है जो हमारे समुद्र के न्यायालय होते हैं, यानी समुद्रों में जो काम होते हैं उसको लेके जो कोर्ट बनाए जाते हैं उसके बारे में बात चलती है, ठीक है ना। तो सामुद्रिक न्यायालय को एडमिनिस्ट्रेटरी कोर्ट कहते हैं, और जो चौटरी कोर्ट है उसका, ये इसका आंसर इस वाले क्वेश्चन का। तो मे भी आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो मैंने आपको बता दिया, अगर आपको क्या है चीज़ें समझ में आती हैं या आपको लगता है कि यहाँ पर पढ़ के थोड़ा सा आपका क्या एक रिवीजन हो जाएगा, कुछ नहीं तो मेन क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो मैं लगभग आपको क्या है 17 से 18 क्वेश्चन कराएंगे। इन 18 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया 3 से 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और उनमें से कुछ भी आ सकता है। अभी हम कहाँ तक पहुँचे हैं? लगभग 1663 तक पहुँचे या 64 तक पहुँचे हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो 83, 73 ये भी आएगा, फिर 1773 वाला आएगा। तो उसको लेके लास्ट टाइम जो पेपर में क्वेश्चन पूछे गए, मैंने उसके क्वेश्चन भी तैयार कर दिए हैं। तो अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा आया तो मैं इसमें क्या जल्दी से वो वीडियो भी डाल दूँगा विदिन 1 डे, ठीक है ना। तो बस आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। कोई डाउट हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं क्लियर कर दूंगा विद प्रूफ। ये क्वेश्चन मैंने कहीं से उठाए नहीं, मेरे पास बहुत सारी बुक्स होती हैं जिस कारण जहाँ से हम के ये सब चीज़ें बनाते हैं और पढ़ते हैं, ठीक है ना। और ये पढ़ के हुआ है, तो इसको आप ऐसे हल्के में ना लें। बाकी इससे आगे अगले वीडियो, तब तक जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।